दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम आपको बारी बारी से सारे क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। कुल 25 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। सारे क्वेश्चन इतिहास के पहले नंबर चैप्टर यूरोप के राष्ट्रवाद चैप्टर से संबंधित है, इसलिए आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर नीचे लाइव चैट या कमेंट में बताने की कोशिश करिएगा कि हर एक प्रश्न का उत्तर सही हो। तो चलिए हम लोग बारी बारी से शुरू करते हैं। आप लोग नीचे लाइव चैट या कमेंट में आंसर बताते चलिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला नंबर से शुरू करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, बुर्बो वंश। ठीक है, दूसरा का सी नंबर ऑप्शन होगा। फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ध्यान रखिएगा, मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमेशा पूछा जाता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया था। यानी कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में ऑस्ट्रिया था। ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ध्यान रखिएगा, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अक्सर स्टूडेंट इतिहास वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से सारे नाम और सारे ईस्वी सन याद रखिएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? 2012 में भी पूछा गया, 2014 में भी पूछा गया और 2019 में भी पूछा गया है। तो बताइए गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, छठा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। छठा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 2014 2016 में भी पूछा गया है। तो बताइए सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है। सातवां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, जालबेरिन कैसी संस्था थी? बताइए आठवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो ध्यान रखिएगा, आठवां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जालबेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी। ठीक है, जालबेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? देखिए 2011 2017 और 2020 में भी पूछा गया है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। नौवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बहुत बार आपसे पूछा जाता है, कतई जहर क्वेश्चन है। बताइए 10वां नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। हमेशा पूछा जाता है। देखिए 2020 में भी पूछा गया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? बताइए यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, यूनान के लोगों के लिए। ठीक है, यूनान के लोगों के लिए साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? वीवीआई क्वेश्चन है, हो सकता है 2021 में आपसे पूछ दिया जाए क्योंकि यह कभी नहीं पूछा गया है। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी?
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो 1821 ईस्वी में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? बताइए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में कि हंगरी में कि ऑस्ट्रिया में कि इंग्लैंड में? बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कितने ईस्वी में? बताइए 14 नंबर क्वेश्चन कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कितने ईस्वी में घोषित किया गया था? 1836 के, 1832 के, 1830 के, 1842? 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की है? बताइए, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की है? हीगल ने कि हमबोल्ट ने कि अंडर्ट ने कि जैकब ग्रिम ने? बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या हीगल ने किया है। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद आप न पढ़े हों, तो इसलिए आप लोग वैसे सारे क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? तो हीगल ने। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के व्यू से। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? बताइए, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, 16 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। ठीक है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? आप सभी लोगों को हम बताएं कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई, लेकिन किन दो देशों के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुई थी? बताइए, तो ध्यान रखिएगा, तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुआ था। 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? बताइए, सेडान का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सेडान का जो युद्ध हुआ था वह फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? तो फ्रांस और प्रशा के बीच। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? वह कौन देश था जिसका हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, यानी कि पूरा अधिकार था? बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया का पूरा अधिकार था हंगरी पर, यानी कि 19 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, ध्यान रखिएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? कुल 25 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले चैप्टर में कुल 25 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 25 क्वेश्चन में से ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बताइए कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस ने कि ऑस्ट्रिया ने कि ब्रिटेन ने कि फ्रांस ने? बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। ठीक है, 20 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। सारे लोग नीचे लाइव चैट में बताते चलिएगा और अंत में हमें जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन का आंसर आपका सही हुआ है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में कि सैडान में कि शेडेवा में कि फ्रैंकफर्ट में? बताइए 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच जो युद्ध हुआ वह सेडान में हुआ था। 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ में हुआ था? तो सेडान में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। चलिए हो सकता है कि आपसे यह भी पूछ दे कि सेडान में जो फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध हुआ वह कितने ईस्वी में हुआ था? तो आपको बताना है 1870 ईस्वी में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बताइए किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो आप लोग पढ़े होंगे सेडान के युद्ध के बाद। ठीक है, सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। 22 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके इस एग्जाम के लिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? बताइए 2019 में पूछा गया है, उसके बाद 2020 में नहीं पूछा गया, तो हो सकता है 2021 में पूछ दिया जाए। और उसके बाद जो 24 नंबर क्वेश्चन है यह भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले आप लोग 23 का आंसर बताइए कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। बहुत ही ज़्यादा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था, ध्यान रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन जो कि हम आपको बताएं कि अभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 2019 में पूछा गया था। बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, 24 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तुर्की को यूरोप का मरीज
मरीज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ऐसा मत समझिए कि 2020 में पूछा गया तो 2021 में नहीं पूछा जा सकता है, हर हाल में पूछा जाएगा। वियना कांग्रेस कब हुआ था बताइए, 1815 में कि 1818 में कि 1820 में कि 1848 में, बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए, कुल यही 25 क्वेश्चन था जो कि आपको इतिहास के पहले नंबर चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसी चैप्टर में आपको 25 क्वेश्चन को जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था हम आपको बताए। तो आप लोग अब हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपका 25 में से कितना आंसर सही हुआ, कितना आंसर गलत हुआ, और जो भी क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ है उसको अपने नोटबुक में लिख करके अच्छे तरीके से उसको याद कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, कुछ हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।